नमस्कार, आप कहानी सुन रहे हैं रेगिस्तान में चोटी वाले प्रेत का आतंक। मेरा नाम वैभव वाघेला है और मैं जयपुर का निवासी हूँ। हमारा काम शादी ब्याह में मंडप सर्विस देने का है। दुकान पर ज्यादातर काम हमारे नौकचाकर करते हैं और फंक्शन की साइट पर भी वही लोग मंडप लगाने जाते हैं। पूरा दिन दुकान पर टाइम निकलता नहीं है तो कई बार बाइक लेकर घूमने निकल जाता हूँ। मेरे पापा वैसे तो ठंडे दिमाग के हैं, पर काम में ध्यान ना दूं तो इतनी खरी होती सुनाते हैं कि मेरे कान के कीड़े मर जाते हैं। कृष्ण किरण की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपका यह सहयोग अमूल्य है। कहानी आगे, इसलिए अधिक समय मुझे दुकान पर ही बिताना पड़ता है। दुकान पर मैंने टीवी भी लगा रखा है। ज्यादातर मैं उस पर डिस्कवरी चैनल देखता रहता हूँ। बेयर ग्रिल्स का शो मान वीएस वाइल्ड मेरा फेवरेट है और उसी के चक्कर में मैंने रोमांचक सफर का प्लान बना लिया था और रेगिस्तान के प्रेत से मेरा सामना हुआ था। उस भिड़ंत में मैं और मुन्ना मरते मरते बचे थे। मैंने और मेरे दोस्त मुन्ना ने एक रात रेगिस्तान में बेयर ग्रिल स्टाइल में कैंपिंग करने का फैसला किया। अपने रोमांचक सफर पर निकालने से पहले हमने खाने पीने की सारी चीजें, मैप, टेंट, चप्पू, नाइफ, लाइटर और वाटर साथ ले लिया। एक वीरान रेतीली जगह चुनकर वहां हमने अपना टेंट लगा दिया। अंधेरा हो चला था और ठंड भी बढ़ने लगी थी तो हमने वहां आग भी जला ली। खाना खाकर जैसे ही सोने लगे तो हर रेत में पास ही किसी के मौजूद होने की आहट आई। मैंने फौरन मुन्ना को बोला कि कुछ गड़बड़ है। मुन्ना ने टॉर्च निकाली और आस पास देखा तो हमें पता चला कि कोई हमारे टेंट के पास बैठा है। उसकी पीठ हमारी ओर थी और वह शायद सिगार पी रहा था। चूंकि धुआं निकल रहा था, सिर के बाल उसके बहुत छोटे थे और उसके सिर के पीछे एक लंबी सी चोटी थी। हमें हैरत हुई कि ऐसी वीरान जगह पर यह आदमी क्या कर रहा होगा। कुछ देर बाद हमने सोचा कि इसके पास जाकर उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने और मुन्ना ने जाकर उसे आवाज दी पर वह पलटा नहीं। हमने फिर से उसे आवाज देकर पूछा कि आप कौन हैं। इस बार उसने हमारी और देखे बिना ही अपनी मुट्ठी में रेत भरी और पीछे हमारी और फेंकी। हमें लगा कि शायद यह कोई पागल सरफिरा इंसान है। हमने दोनों ने वापस टेंट में जाने में ही अपनी भलाई समझी। कुछ देर हुई तो वह रहस्यमय इंसान बैठे बैठे ही हमारी ओर सरकने लगा। अब भी उसकी पीठ ही हमें दिख रही थी। छोटे बच्चों की तरह घिसट घिसट कर वह हमारे टेंट के 10 फीट की दूरी पर आ गया। अब हमें डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। मुन्ना ने उसे फौरन ललकारा कि यहां से सीधी तरह से जाता है कि मार खाकर ही जाएगा। हमारे पास हथियार भी है, कुछ गड़बड़ की तो जान से जाएगा। मुन्ना की धमकी सुनकर वह आदमी धीमी आवाज में हंसने लगा। अब तो मेरा भी सब्र जवाब दे गया था। मैंने मुन्ना से कहा कि तू इसको दाएं से घेर और मैं बाएं से घेरता हूं। साले को घसीट घसीट कर मारेंगे। रेत उड़ाता है ना, आज इसकी हेकड़ी निकाल देते हैं। जैसे ही हम उसकी दोनों ओर से उसके मुंह की तरफ गए, हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि उसकी आंखें ही नहीं थी, वहां काले गड्ढे थे और उसके हाथ में कोई सिगार नहीं थी। उसकी आंखों की जगह मौजूद गड्ढों से धुआं निकाल रहा था। मैं और मुन्ना तो पगला गए। हम वहां से भागकर जाते भी तो कहां जाते, घनघोर अंधेरा था। हम दौड़कर टेंट में घुस गए और एक दूसरे को पकड़ लिया। अचानक वह चोटी वाला प्रेत खड़ा हो गया और हमारी ओर मुड़ा। हमें तो लगा कि आज जान से जाएंगे। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे और मुन्ना तो उसकी और देख भी नहीं रहा था। टेंट के सामने आग के परे वह बिना आंखों वाला खतरनाक प्रेत रुक गया और कुछ इशारा करने लगा। शायद उसे कुछ चाहिए था। मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि उसे टेंट में पड़ी चादर चाहिए थी। मैंने फौरन उसकी और चादर और तकिया दोनों फेंक दिया। उसने फटाक से चादर ओढ़ ली
और तकिया वापस मेरी और फेंक दिया। कुछ देर वह हमारे आसपास ही घूमता रहा और फिर न जाने क्या हुआ कि वह दौड़ता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। हम दोनों दोस्त मौत के खौफ से पूरी रात जागते रहे और डर के मारे कांपते रहे। फिर सुबह हम घर लौट आए। उस दिन के बाद मां कसम डिस्कवरी। नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं। फॉरेनर के रूप में आई चुड़ैल के चक्कर में आया मेरा दोस्त। मेरा नाम सुमीत जानी है और मैं एक्सिस बैंक में लोन प्रोडक्ट के सेल्स विभाग में काम करता हूँ। मैं मथुरा का निवासी हूँ, पर जॉब की वजह से जयपुर में रहता हूँ। वैसे तो जयपुर में मेरे दोस्त कम है, पर फिर भी एक पक्का दोस्त वहाँ मुझे मिल ही गया। मेरे दोस्त का नाम विरल लाडवा है और वह भी मेरे साथ बैंक में ही काम करता है। पिछले दिनों हमें बैंक से 4 दिन की छुट्टी मिली थी तो विरल बोला कि चल यार दीव घूम आते हैं। मुझे भी दीव का मस्त समंदर किनारा घूमने का मन था तो मैंने फौरन हाँ कर दी। उसी रात बस पकड़ कर हम दोनों दीव के लिए निकल गए। होटल तो ऑनलाइन बुक कर लिया था तो फौरन वहां जाकर फ्रेश हो गई। रात की सफ़र की थकान उतार कर 1 आध घंटे में हम समंदर की ओर लटार मारने निकाल पड़े। छुट्टियों का सीजन था तो समंदर पर फॉरेनर्स की भरमार थी। छोटे छोटे कपड़ों में फिरंगी सैलानी मगर मच्छ की तरह रेत पर पड़े पड़े सुबह की नरम धूप सेक रहे थे। मैं और विरल तो यह नज़ारा देखकर खुशी से झूम उठे। ऐसा लग रहा था कि जैसे जन्नत में आ गए। घूमते घूमते हमारी नज़र धूप सेक रही एक गोरी चिट्टी जवान लड़की पर पड़ी। शायद वह अकेली थी। विरल बोला कि चल यार उससे दोस्ती करते हैं। मेरा मन तो नहीं किया पर मेरा फ्रेंड माना ही नहीं। वह मुझे खींचकर उसके पास ले गया। अलग थलग कम कपड़ों में लेटी हुई फॉरेनर लड़की के पास जाते ही मुझे अजीब सी अकड़न महसूस होने लगी। शायद मेरा मन कह रहा था कि जल्दी से इससे दूर हो जा, लेकिन विरल तो वहीं शुरू हो गया। उसको बुलाने की कोशिश करने लगा और पास बैठे बैठे उसे घूरने लगा। कुछ ही देर में वह लड़की भी हमारी ओर देखने लगी। उसने विरल को जवाब तो नहीं दिया पर हंसकर स्माइल देकर वहां से खड़ी हो गई और अपना ओवरकोट पहन लिया। फिर वो वहां से चलती बनी। तभी अचानक मेरी नज़र उस रेत पर पड़ी जहां पर वह लड़की लेटी हुई थी। उस जगह रेत के अंदर से काला गाढ़ा धुआं निकल रहा था। अभी मैं यह बात विरल को बोलूं इसके पहले विरल मुझे खींच कर उस लड़की के पीछे ले जाने लगा और विरल मुझे बोला कि आज तो यह लड़की पटा कर ही दम लूंगा, तू खाली मेरा साथ देता जा। समझ ले कि तुझे गोरी चिट्टी भाभी मिल गई। मेरा कमीना दोस्त मेरी एक सुनने को तैयार नहीं था और खुद की सेटिंग के चक्कर में मेरी भी जान खतरे में डाल रहा था। वो रहस्यमय फॉरेनर लड़की हमारे आगे आगे थी और हम दोनों उसके पीछे पीछे थे। जमीन पर उस लड़की के पैरों के निशान कुछ अजीब इशारा कर रहे थे। मैंने गौर किया कि उसके पैरों की छाप में केवल 2 ही भाग थे, यानी कि एक अंगूठा और एक बड़ी सी उंगली। यह बात रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मैंने विरल को बोला कि तेरी मौसी के पैरों के निशान देख, इसमें कुछ गड़बड़ है, कहीं यह चुड़ैल निकली तो। लेकिन जब इंसान पर प्रेम का भूत सवार होता है तब डायन और चुड़ैल भी उसे अप्सरा ही नजर आती है। विरल का भी कुछ ऐसा ही हाल था। कुछ ही देर में हम एक झाड़ियों और पत्थरों वाले इलाके में आ गए। वह फॉरेनर लड़की एक बड़े से पत्थर के पीछे खड़ी हो गई और हमारी ओर देखने लगी। उसकी नज़रों से ऐसा लग रहा था कि वह हमें वहां बुला रही है। अब विरल ने तो उसे अपनी रानी बना लेने का फैसला कर ही लिया था तो ऑटोमेटिक वह भूतनी मेरी भाभी समान बन गई थी। तो विरल मेरी और देखकर बोला कि भाई तू रुक, मैं तेरी होने वाली भाभी से मिलकर आता हूँ। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे कुछ अनहोनी होने का अंदेशा हो रहा था, पर मेरा भूखा भेड़िया दोस्त कहाँ मेरी बात सुनने वाला था। वह तो लपक कर उसकी और पत्थर के पीछे दौड़ गया। मैं सोच रहा था कि कहीं वह फिरंगी औरत कोई चुड़ैल या प्रेत निकली तो मेरे दोस्त का क्या होगा। कई तरह के विचार मेरे मन को घेरे हुए थे। करीब 15 मिनट हुई पर वह दोनों उस पत्थर के पीछे से बाहर नहीं आए। अब मेरी जान हलक में अटक चुकी थी। मुझे पक्का शक हो रहा था कि कहीं विरल को उसने कुछ कर ना दिया हो।
मैं दौड़कर पत्थर के पास गया और 3 बार चिल्लाया, विरल विरल विरल। कुछ ही देर में वह फिरंगी फॉरेनर लड़की पत्थर की आड़ से बाहर आई। उसके मुंह पर खून लगा था और उसकी आंखें घूम लाल थीं। वह जोरों से हाँफ रही थी और गुस्से से मेरी ओर देख रही थी। उसे गौर से देखने पर पता चला कि उसके शरीर से हल्का हल्का काला धुआं निकाल रहा था। उस लड़की के दोनों हाथों के नाखून भी गायब थे और फिर मेरी नज़र उसके पैरों की ओर गई तो मेरा शक हकीकत में तब्दील हो गया। उसके दोनों पैरों पर एक अंगूठा और एक बड़ी उंगली ही थी। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि वह एक चुड़ैल या प्रेत थी। मैंने वहीं खड़े खड़े चीख पुकार मचा दी। मेरी आवाज़ सुनकर वहां 2-3 लोग जमा हो गए और मुझे पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने पत्थर के पास इशारा किया, लेकिन वह भयानक फॉरेनर लड़की का प्रेत तब तक गायब हो चुका था। फिर मैं पत्थर के पीछे गया, वहां देखा तो विरल बेहोश पड़ा था। उसे पानी मार कर जगाया तो वह बुरी तरह रोने लगा। फिर मेरी नज़र विरल के पैंट पर गई। उसकी जांघों पर खून के धब्बे थे। शायद उस भूतनी ने उसे वहां बुरी तरह से काटा था। कुछ ही देर में विरल सदमे से बाहर आ गया और हम होटल चले गए। विरल को इस खौफनाक हादसे के दुख से बाहर लाने के लिए मैंने हंसी मजाक करके उसे खुश करने की कोशिश की। मैंने विरल से पूछा कि क्या हुआ यार। भाभी ने लार प्यार में कहीं गलत जगह तो काट नहीं लिया ना। तेरी लफड़ेबाजी में देवर तो बन गया, अब चाचा बन सकूंगा ना, या फिर तुझे ताली बजाने वालों की फौज में भर्ती कराने मुझे ही साथ आना पड़ेगा। विरल को हंसाने का यह तरीका भी नाकाम हो गया। वह बस गुमसुम मेरी बात सुनता रहा। घर आते वक्त विरल पूरे रास्ते सदमे से बाहर आने का नाटक कर रहा, लेकिन मुझे पता था कि तब भी वह पूरी तरह से खौफ में था। छुट्टियां खत्म होने के बाद हम दोनों काम पर लौट गए। उस दर्दनाक हादसे के बारे में विरल ने और मैंने कभी फिर बात नहीं की। शायद यही सही तरीका है ऐसी दर्दनाक घटना को भुला देने का। सुमीत जानी कहानी समाप्त हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं नवजात शिशु का खूंखार प्रेत। मेरा नाम भारत चावड़ा है। मैं जनकपुरी का रहने वाला हूँ। मेरे पिता सुपारी और पान मसाला के रिटेल व्यापारी हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी नौकरी नहीं मिली तो मैंने दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। वैसे तो मुझे मुंबई जाकर अपना कारोबार शुरू करने का मन था, लेकिन बाबूजी ने जबरन मेरी शादी करा दी। अब जिम्मेदारी आ गई तो पैर भी दुकान में ही जम गए। शादी के 3 महीने बाद कविता मेरी पत्नी पेट से हो गई। हम दोनों इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहते थे, इसीलिए दवाई से हमने बच्चा गिरा देने का मन बना लिया। इस बात को हमें घर के लोगों से छुपाना ही था, चूंकि यह बात अगर उन्हें पता चलती तो वह हम दोनों को घर से ही निकाल देते। हमने चुपचाप बड़े अस्पताल जाकर यह काम किया। शायद यही भयानक गलती हमें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे आज भी याद है, कविता गहरी नींद से भड़क कर जाग गई थी। उसकी सूरत पर गजब का खौफ था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि उसकी सांस बैठ गई, लेकिन बुरी तरह हाँफते हुए जब उसने अपने पेट की ओर देखने को कहा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका पेट बुरी तरह नीला पड़ चुका था और बार बार फूल रहा था, फिर बैठ जाता। मैंने गौर से देखा तो उसकी त्वचा पर कभी नन्हे शिशु के पंजे तो कभी उसका छोटा सा चेहरा उभर आता। वह एक दिल दहला देने वाला मंजर था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि गर्भ गिराने के बाद यह कैसी विचित्र घटनाएं हो रही थी। धीरे धीरे बात हद से ज्यादा बढ़ने लगी। अब वह डरावना सिलसिला हर दूसरे दिन होने लगा। कविता की तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली गई। उसका वजन भी बेहद गिरने लगा। यह सब देखकर मेरी माँ ने हम दोनों की क्लास ली। थोड़ी देर आनाकानी करने के बाद कविता ने रोते रोते सब सच बता ही दिया। तब मेरी माँ ने उसे तो कुछ ना कहा, लेकिन मुझे करार चांटा मारा। माँ ने उसी वक्त हमारे गुरुदेव को फोन किया। उन्होंने घर पर आकर साफ साफ बताया कि भ्रूण हत्या का घोर पाप चढ़ा है। आपकी संतान प्रेत योनि में गई है। कई हजार वर्ष भटकने के बाद उसे मनुष्य शरीर मिलने वाला था। आप दोनों के कुकर्म से अब उसे वह सारे फेरे फिर लेने होंगे, इसलिए वह आप दोनों पर बार बार मरणतोल वार करेगी। सावधान रहना। माँ ने उनसे इस समस्या का उपाय पूछा, लेकिन उन्होंने क्रोध प्रकट करते हुए बोल दिया, मैं अजन्मा बच्चों के हत्यारों की मदद नहीं करता।
इतना बोलकर वह लौट गए। इस वाक्य के करीब एक हफ्ते बाद मेरी कविता बाथरूम में लहूलुहान पड़ी हुई मिली। मैंने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बोला गर्भपात की वजह से रिएक्शन हुआ है, अब कविता कभी मां नहीं बन पाएगी। हम दोनों अंदर ही अंदर समझ रहे थे कि किस पाप की सजा मिल रही है। मेरी पत्नी उसके बाद करीब 1 साल तक बीमार ही रही। शरीर तो गया लेकिन उसके साथ साथ उसकी मानसिक हालत भी खराब होने लगी। मुझे कई बार रात में छोटे बच्चे की रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। नींद में अचानक ऐसा महसूस होता है कि कोई बच्चा बार बार मेरे चेहरे को छूने की कोशिश कर रहा है। एक दिन अचानक कविता के माता पिता उसे घर ले गए ताकि उसकी हालत में कुछ सुधार हो सके। उस रात अकेले में मुझे बेहद डरावने सपने आ रहे थे। थोड़ी देर हुई तो खून की उबकाई आना शुरू हो गया। मैंने बिस्तर से उठकर देखा तो अंधेरे में मेरे सामने एक विकराल शिशु हवा में तैर रहा था। मैं यह सब देखकर बौखला गया। मैंने जोर की चीख लगाई और बेड रूम से बाहर भागा। घबराहट के मारे मेरा पैर फिसला और मैं सीढ़ी से नीचे जा गिरा। अगले दिन मुझे होश आया तब डॉक्टर ने सॉरी बोलकर यह बताया कि आपके पेट के निचले हिस्से में गहरी चोट लग गई है, आप अब कभी पिता नहीं बन सकते हैं। हम दोनों पति पत्नी अब मौत के इंतजार में जी रहे हैं। उस नवजात बच्चे के प्रेत का अगला वार कब होगा, इसी डर के साए में पल पल गुजरता है। कहानी समाप्त हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।